शुभ प्रभात विद्यार्थियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पाठ संख्या 2 का रिवीजन करेंगे। वर्ण विचार। तो आपने वर्ण के बारे में पढ़ा भी होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण है क्या, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वैसे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, यानी वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, य, र, ये सारे क्या है, ये वर्ण है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। अब आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या है, जिसे हम लोग वोवेल्स भी कहते हैं। इसे क्या आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण को भी हम लोग कहते हैं वोवेल्स एंड व्यंजन वर्ण को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण यानी जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्वर। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ये सारे वर्ण जो है क्या है, स्वर वर्ण है। क्योंकि यह स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र होता है। इसमें हम लोग बिना किसी वर्ण की हम लोग सहायता से इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है। और व्यंजन वर्ण, अब आते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन वर्ण ठीक इसका उल्टा परिभाषा है, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखिए, जैसे स्वर वर्ण उसमें हम बिना किसी सहायता का उच्चारण करते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण में हम क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। यानी स्वर वर्ण की सहायता से इस वर्ण का उच्चारण किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे हम लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए को, तो यहाँ पे लिखते हैं को, इसके अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो को और ओ मिलके बना है। क्योंकि हम लोग केवल क लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें स्वर वर्ण छिपा है, यानी स्वर वर्ण की सहायता से ही हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं। ये च, ट, त जितने भी हैं, इस सबका उच्चारण हम लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि स्वर वर्ण के भेद। इसके 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जिसका उच्चारण हम बहुत जल्दी करते हैं, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। या जिसकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओ बोलते हैं, ओ, ई, इसका उच्चारण क्या होता है, हम लोग जल्दी करते हैं, तो यह है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। इसके नाम से इसकी परिभाषा निकल जाएगी। दीर्घ स्वर यानी जिसके उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ यानी ज्यादा लंबा समय लगे,
उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। या इसकी और दूसरे तरीके से परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि दीर्घ स्वर वर्ण का जिस स्वर वर्ण का उच्चारण ह्रस्व स्वर वर्ण से दुगना समय लगता है या ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ लिखते हैं, आ, ई, इसमें लंबा समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर। अब आइए देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वर्ण, तो प्लुत स्वर में इससे भी ज्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर वर्ण से भी ज्यादा समय लगता है, यानी लगभग आपको ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वर वर्ण से 2 गुना समय लगता है। तो इसकी परिभाषा है कि प्लुत स्वर वर्ण उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से यानी ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर वर्ण से 2 गुना समय लगता है, तो उसे हम लोग प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ह्रस्व स्वर वर्ण से और दीर्घ स्वर वर्ण से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम लिखते हैं ओम, जैसे ओम शब्द में सुना होगा, लिखते हैं हम लोग ओम, इसको हम लोग लंबा खींचते हैं ओम। देखिए ये ह्रस्व स्वर वर्ण का उदाहरण है, और दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण है आ, और प्लुत स्वर वर्ण का उच्चारण है ओम, तो इसमें लंबा समय लग रहा है। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की परिभाषा, स्वर वर्ण के प्रकार और उसकी परिभाषा। अब आइए हम चलते हैं व्यंजन वर्ण। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण के भी कई प्रकार हैं। जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है, स्पर्श का मतलब होता है कि सटा होना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से टकराती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का भेद है, पहला है स्पर्श व्यंजन। जैसे हम लोग क, ख, ग, घ अंग पढ़ते हैं, क से लेकर के अंग तक, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये म तक यानी क से लेकर के म तक ये 25 जो वर्ण होते हैं यह सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होता है य, र, होते हैं य, र, ल और व। ये इसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, यानी अंत का मतलब होता है अंदर का। अंतःस्थ व्यंजन, इसका नाम पड़ा अंतःस्थ व्यंजन। क्यों? क्योंकि यह अंदर से निकलते हैं, यानी इसके उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में कहीं भी हमारा जीभ जो है वह सकता नहीं है। जैसे य, र, ल, व, यानी यानी वो अंदर से आवाज निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद में है उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है। उष्ण व्यंजन में भी 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसे हम लोग कहते हैं उष्ण व्यंजन। क्योंकि इसके उच्चारण में हवा, हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म, तो हवा जब मुख से निकलती है तो वह गर्म हवा निकलती है, इसलिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 जो है उष्ण व्यंजन के उदाहरण है। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है कि एक साथ मिला हुआ, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र,
छ, प्र, य और स्र। यह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, क्योंकि यह दो व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए छ क और स्र से मिला है, त्र त और र से मिलकर के बना है, य ज और य से मिलकर बना है, स्र तलाते श और र से मिलकर के बना है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है नौ विकसित अतिरिक्त वर्ण। कुछ ऐसे हैं कि जो नौ विकसित हैं, यानी आधुनिक हिंदी व्याकरण में, पुराने हिंदी व्याकरण में नहीं था, लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं नौ विकसित अतिरिक्त वर्ण। जैसे मान लेते हैं बाढ़, तो हम लोग बिंदु का प्रयोग करते हैं ध। उसके बाद में है अयोग व। तीसरा है अयोग व, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ऐसे अनुस्वार हम लोग बिंदु देते हैं, अनुस्वार है अनुनासिक, यानी अनुनासिक नाक और मुंह से इसका प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग बोलते समय हम नाक से उसका उच्चारण करते हैं। और उसके बाद में है विसर्ग, इसे हम बोलते हैं प्रातः, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है आपको व्यंजन वर्ण का यह एक भाग है अयोग व। उसके बाद में है आगत ध्वनियां। आगत का मतलब है जो कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो विदेश से भी आई हैं, यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई ध्वनियों को हम लोग आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे ज, जैसे मान लीजिए लिखना रहता है जमीन, तो ये जो नुक्ता वाला है इसे हम लोग आगत ध्वनि हम लोग उसे कहते हैं। फ, फकीर, तो जहां पर भी नुक्ता वाली बात आती है तो वहां पर जो है हम लोग इसे नुक्ता को लोग बिंदु कहते हैं, उर्दू में नुक्ता कहते हैं। तो यह आगत ध्वनियां हैं। अब आइए हैं कि संयुक्त व्यंजन तो मैं आपको बता ही दिया। अब है कि लास्ट है एक द्विज व्यंजन होता है। जैसे बच्चा, बच्चा, कच्चा, सच्चा, यानी द्विज। द्विज का मतलब होता है दो, यानी वैसा व्यंजन जो डबल हो, दो हो, एक साथ है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विज व्यंजन। तो यह याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बेसिक चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। और स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण, अयोग व। तो ये सब आप लोग घर पर इसका रिवाइज कीजिएगा और एक बार किताब को जरूर पढ़िएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। परीक्षा की तैयारी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।